What are the queries of students in chapter number 1 chemical reactions and equations grade 10 topic 2? पहली क्वेरी है कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ठीक था, केमिकल इक्वेशंस तौबा तौबा क्या बात है, बिल्कुल दिल से पूछी गई क्वेरी है, जैसा स्टूडेंट के मन में आया उसने पूछा। क्वेरी नंबर 2 देखिए, तीर के ऊपर नीचे क्या लिखा होता है मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक स्टूडेंट बात कर रहे हैं रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में लगे हुए एरो के ऊपर क्या बात है, बहुत ही फनी है बट एकदम स्ट्रेट है। लेकिन अनफिल्टर्ड क्वेरी का अवार्ड जाता है इस क्वेरी को जिसमें स्टूडेंट ने लिखा है इक्वेशन बैलेंस करते करते मेरा बैलेंस खराब हो गया है, प्लीज बचा लो। इक्वेशन बैलेंस करने में इनको इश्यू आ रहा है, हम रिजॉल्व करेंगे। नाउ द थिंग इज कि किसी भी क्वेरी को रिजॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि कौन से वो कॉन्सेप्ट है जिनकी वजह से उसमें गड़बड़ी आ सकती है, और उन्हें बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स, क्योंकि वो पुराने कॉन्सेप्ट्स जिनके बिना नए कॉन्सेप्ट गिर जाएंगे। आइए देखते हैं प्री रिक्विजिट्स। अगर आप इस क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो प्री रिक्विजिट्स ये है। इन टर्म्स ऑफ मोल्स कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। हो सकता है 9th क्लास में मोल्स आपके टीचर ने हटा दिया हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये केमिकल फॉर्मूला है H2 हाइड्रोजन गैस का, O2 ऑक्सीजन गैस का, H2O वाटर का। ये 2 क्या कर रहा है यहां पे आप समझिए। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा H2O, और अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं तो बोलूंगा H2O2। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। लेकिन अगर मैंने H2O के पीछे 2 लिखा या 20 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि H2O के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल ऑफ H2O, राइट? लेकिन ये पूरे के पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। ये बात हमें समझनी होगी। हम यहां छेड़खानी नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मूले के साथ, नहीं तो वो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि H2O में मैं O के नीचे 2 लगा दूं तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि वो वाटर से बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है वाटर से। तो ये हमें समझना होगा कि अगर हमें फॉर्मूले में कहीं पे भी कुछ भी लिखना है तो फॉर्मूले को हमें बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, और हम एज अ प्रीफिक्स लिख सकते हैं। हम फॉर्मूले में चेंजेस नहीं ला सकते। अगर ये वाली बात पता है तो बैलेंस करने में आसानी होगी। और बैलेंस के जो फाउंडेशन है, बैलेंस का फाउंडेशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन में जितना मास हम शुरू करते हैं, रिएक्टेंट्स का जो मास लेते हैं, मोल्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में गिन सकते हैं, उतना ही होगा प्रोडक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है रिएक्टेंट्स, जिसके बीच में लगता है प्लस, फिर एक आता है एरो, जिसके बारे में एक बच्चे ने बोला है कि तीर के ऊपर नीचे क्या लिखा जाता है उसे समझ में नहीं आता, आज समझ में आ जाएगा इस क्वेरी में। और राइट हैंड साइड में होता है प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है वही राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ना मास कहीं से आएगा एक्स्ट्रा, ना मास कहीं जाएगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है फाउंडेशंस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे वाई इक्वेशन या हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। नाउ केमिकल इक्वेशंस में अगर हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत जगह हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा है। एक्टिविटी 2-1 या एक्टिविटी 1 इसके ऊपर है, और वहां पे भी मैग्नीशियम को एक सैंड पेपर से घिसा जाता है ताकि उसके ऊपर जो लगी हुई लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से वो कोरोजन हुआ है उसका, लेकिन वो हेल्पफुल है क्योंकि वो उसके ऊपर एक लेयर जमा रखा है ताकि और मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बने। लेकिन जब उसे रिएक्शन कराना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हम उस लेयर को हटाते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं और देखते हैं कि वो डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है। ना मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बट जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ये तो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स है, तो हम इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब हम इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम के लिए Mg यूज करते हैं और ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करते हैं, और जब हम इसमें प्लस का साइन लगाते हैं और यहां लिखते हैं MgO तो हम इसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। हम उसे स्केलेटन इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने सिंबल की फॉर्म में तो लिख दिया, हमने फॉर्मूले की फॉर्म में तो लिख दिया है, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं है। साफ नजर आ रहा है यहां पे 2 एटम है ऑक्सीजन के और यहां पे एक ही है, एक गायब नहीं हो सकता। हमें इसे बैलेंस करना होगा, जो कि हम थोड़ी देर में सीखेंगे। दूसरी देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। नाउ ये जिंक है Zn
प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ना वो गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, ये भी इन इक्वेशंस में कुछ नहीं पता चल रहा है। बैलेंसिंग की जहां तक बात करूं तो ये नेचुरली बैलेंस्ड है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बोलेंगे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक तो हम बोलते हैं सेंटेंस के फॉर्म में कि भाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं तो हम लिखते हैं वर्ड्स की फॉर्म में। ये इक्वेशंस काम नहीं आती केमिस्ट्री में, हमें लिखना पड़ता है फॉर्मूले की फॉर्म में। हमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखने पड़ते हैं रिएक्टेंट्स, एरो लगाना पड़ता है उस साइड में जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, जिस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन मूव कर रहा है। अगर ये जाके वापस भी बन सकता होता तो हम इस टाइप के एरो का इस्तेमाल करते हैं, है ना? इस टाइप के एरो का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जाएगा और राइट से लेफ्ट भी वापस आ सकता है, लेकिन ये एरो बता रहा है कि ये सिर्फ लेफ्ट से राइट जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बार बन गया तो वो स्टेबल है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा। एरो के बाद जो लिखा जाता है जिस डायरेक्शन में, वो है प्रोडक्ट। तो ये है बेसिक्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को शो करते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और जिस साइड में केमिकल रिएक्शन मूव कर रहा होता है उस साइड में हम एरो लगा देते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमारी जो विनर क्वेरी है उनका बैलेंस खराब हो रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करते करते। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती के साथ एक एग्जांपल को दिया है जहां पे आयरन प्लस वाटर इज गिविंग फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ बॉक्सेस में बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी। देखिए एनसीईआरटी ने पहले इसको बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी आपको नंबर लगाना है तो आप यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, लेकिन आगे सफिक्स मत करिए, प्रीफिक्स करिए। अगर आप ऑक्सीजन के आगे या ओ के आगे कोई नंबर लगाते हैं तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, कंपाउंड ही बदल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नंबर हम यहां लगाएंगे और हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन है कितना, एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। और राइट साइड में देखें तो आयरन के 3 एटम है, Fe3 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। बड़ी नाइंसाफी है। 1 2 1 3 2 4। ओके, अब हम इसे बैलेंस करना शुरू करेंगे। मन कहता है कहां से बैलेंस करना शुरू करें? इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हाँ, कोई इसका रूल नहीं है, तो कहां से शुरू करें? हम आयरन से शुरू कर सकते हैं। पहले आयरन को 3 बना दें, या 2 2 सेम है, इसकी खुशियां मना लें, या 1 और 4 है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस एटम को बैलेंस करना सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है। यहां पे ऑक्सीजन 1 है, 4 हो गई, रिएक्टेंट में भी 4 मांगता है। नाउ इसको 4 करने के लिए मैं यहां 4 नहीं लिख सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, मुझे 4 यहां लिखना पड़ेगा, राइट? तो नई इक्वेशन बनेगी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, राइट साइड में भी 4 है और लेफ्ट साइड में भी 4 है, लेकिन इस प्रीफिक्स ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। इस प्रीफिक्स ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। मैं आपको डिफरेंट कलर से करूं, अब ऑक्सीजन हो गई है 4 और 4, ये तो बैलेंस हो गई, लेकिन इस 4 के लगने से हाइड्रोजन 8 हो चुका है। हाइड्रोजन अब 4 से 8 हो चुका है, और राइट साइड में हाइड्रोजन अभी भी 2 ही है। आयरन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, पहले 1 था और अभी यहां पे 3 था। तो अब सिचुएशन ये हो चुकी है 1 3 8 2 4 4। ऑक्सीजन ने तो बैलेंस ले लिया, दोनों साइड में बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस खराब हो चुका है। वो यहां 8 है और यहां 2 है, तो मुझे राइट साइड में इसको 4 करना पड़ेगा ताकि 4 2 सा 8 हो जाए। मैं 4 यहां नहीं लिख सकता, मुझे 4 यहां लिखना होगा, इसलिए अभी क्वेश्चन बन जाएगी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2। और इसके साथ ही आपको जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब आयरन है यहां पे 1, यहां पे है 3,
हाइड्रोजन है यहाँ पे 8, राइट साइड में भी है 8, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी है 4। अब आप देखेंगे सिर्फ आयरन इकलौता रह गया है जो बैलेंस नहीं है। अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, जो कि मैं बड़े ही आराम से कर सकता हूं। और ये कर दूंगा मैं 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये है मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज अब आयरन भी हो गया है 3, ये 8, ये 4, ये 3, ये 8, ये 4 और सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन only be transformed from one form to another। ऐसा नहीं है, I'm not talking about energy, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। Great, आगे बढ़ते हैं। इस बैलेंसिंग एक्ट के बाद हम आगे देखें तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी इक्वेशंस देती हैं। अगर हमें यह समझने का मन हो कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट्स क्या है, भाई फिजिकल स्टेट्स क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो एक्वस है। सॉलिड मतलब सॉलिड आपको पता है, लिक्विड मतलब लिक्विड, गैस मतलब आपको पता है, एक्वस मतलब वो पानी में डिसॉल्व्ड है, एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो क्वेरी थी कि तीर के ऊपर क्या लिखा होता है, क्या नीचे लिखा होता है, दैट इज कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। जो इस एरो के ऊपर नीचे लिखा होता है वो सब अगर हम पता लगाना चाहें तो उसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल इक्वेशंस। इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि पूरी तरीके से पता चले कि रिएक्शन कैसे हो रहा है और क्या क्या कंडीशन जरूरी थी इस रिएक्शन को होने के लिए। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। यहां पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में जी यानी कि ये गैसियस फॉर्म में है ना, प्लस 2H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, आगे लिखा हुआ है जी, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM 300 डिग्री, और एरो के नीचे लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ये क्या है? तो मजे की बात है कि ये दोनों कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस यूज्ड इन द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो होते हैं, catalysts are the substances which are used to fasten up the reaction or slow down the reaction, or you can say moderate the pace of the reaction without being used in the reaction। कहने का मतलब है जैसे कि मजदूर घर बनाते हैं लेकिन घरों में रहते नहीं है, उन घरों में नहीं रहते जो वो बनाते हैं, वो सिर्फ उनको घर को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर सपोज ये एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है और एक बीच में एक X है जो इसको अपने अंदर चिपकाता है और इसमें ऐसे डाल के एक नया कंपाउंड बना देता है, इन दोनों को जोड़ देता है, तो वो कंपाउंड का पार्ट नहीं है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपाउंड, दे डू नॉट गेट यूज्ड इन द कंपाउंड। ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को तेज और धीमा करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बायो एंजाइम्स होते हैं। अगर हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर तक फिर से भूख लग जाती है, स्कूल की घंटी बजती है, उससे पहले हमें भूख लग जाती है और हम अपना लंच बॉक्स खोल लेते हैं। सुबह जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट कैसे हो गया? एंजाइम्स की मदद से। अगर एंजाइम्स ना हो तो महीनों तक वो खाना डाइजेस्ट अपने आप नहीं होगा। तो ये कैटलिस्ट है। तो जो क्वेरी थी कि तीर के ऊपर नीचे का लिखा जाता है, 340 ATM का प्रेशर चाहिए, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर नॉर्मल रहता है उसे 340 गुना प्रेशर चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मीथेनॉल बनाने के लिए। अगर ये प्रेशर नहीं दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगा। 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जिंक ऑक्साइड चाहिए और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड चाहिए एज अ कैटलिस्ट। ये सारी चीजें रिएक्शन में रिएक्टेंट के पार्ट नहीं है, ये सिर्फ यूज करी जा रही हैं स्पीड अप करने के लिए। ये कंडीशंस दी जा रही हैं ताकि रिएक्शन हो सके। इन्हें बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस, जो कि तीर के ऊपर नीचे लिखी जाती हैं जब जरूरत हो। यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आराम से ग्लूकोज बना रहा है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। यहां पे सनलाइट की जरूरत है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। फोटो मींस लाइट एंड देन केमिकल रिएक्शन।
क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ये एरो के ऊपर नीचे लिखी जाती है। नाउ आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम, उनके स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस क्या है। हम एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दे सकते हैं कि वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। हीट निकली है तो प्लस हीट लिख सकते हैं, हीट जरूरत थी तो रिएक्टेंट के साथ प्लस हीट लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें इक्वेशन के साथ देनी पड़ती है अगर हमें जरूरत हो तो। नाउ एनसीईआरटी ने इस बात को 3 पेजेस में लंबा लंबा करके बताया है, तो बुक कहती है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। ये रीजन दिया है एनसीईआरटी ने कि हम क्यों लिखते हैं इक्वेशंस को इस तरीके से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के बजाय Mg+O2 गिव्स MgO। उसके बाद बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्लस का साइन लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और यहां पे बताया हुआ है कि स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटन इक्वेशन मतलब Mg+O2 गिव्स MgO। ये एक स्केलेटन इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। ये बता रहा है क्या और क्या मिलाएं तो क्या बनेगा, लेकिन असली में कितना बनेगा ये नहीं बताया यहां पे। इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए कितनी खूबसूरत बुक है। एक बात को बताती है, क्वेरी डेवलप करती है, नई बात सिखाना शुरू करती है। यही सही तरीका है पढ़ने के लिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास की बात बोली गई है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद Zn+H2SO4 गिव्स ZnSO4+H2। इसमें दिखाया कि 1:1,4 1:1,4 ये ऑलरेडी बैलेंस है, दैट्स व्हाई वी स्माइल्ड एट इट। नाउ बॉक्सेस में डाला है एक इक्वेशन जो कि हमने अभी अच्छे से सीखा। बॉक्सेस में क्यों डाला? क्योंकि हम प्रीफिक्स चेंज नहीं कर सकते, सफिक्स चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं। हम उसमें बता सकते हैं कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल, हम ये नहीं कर सकते कि उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दें। और उसके बाद इस चीज को हम अच्छे से समझ चुके हैं सारे स्टेप बाय स्टेप। ये बन गई हमारी फाइनली इक्वेशन। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं जैसे कि गैस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ये सब कहाँ लिखने होते हैं? टेम्परेचर लिखना होता है, कैटलिस्ट लिखना होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी और बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर, और स्पीकिंग चॉक्स आपकी मदद कर रहा है इसमें। प्लस जो भी हमने अभी लिखा और जो भी हमने अभी आपके सामने नोट्स बनाए वो आपके लिए अवेलेबल है इस QR कोड के साथ, जो अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके पास आने वाला है। जी हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करिए स्कैन और कीप इट विद यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेरी।